हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भूकंप, जो फिजिकल ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के संदर्भ में या इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या बनने वाले हैं उनके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप शब्द है, इस शब्द को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी हम इस भूकंप शब्द को तोड़ते हैं तो इसमें से दो शब्द निकल के आते हैं। एक निकल के आता है भू, यानी इसको तोड़ते हैं तो यह इस तरह से बीच में से टूटता है, और एक हो जाता है भू और दूसरा होता है कंप। तो भू से निकल के आता है भूमि और कंप से निकल के आता है कंपन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भूमि के कंपन को ही भूकंप कहा जाता है, जो हम इस शब्द से ही पता चल रहा है। यानी भूकंप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भूमि का कंपन होता है। और इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर होने वाले अचानक समय में कंपन को ही भूकंप कहते हैं। दोबारा समझिए कि पृथ्वी के धरातल पर, यानी ये कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी के धरातल पर कोई अचानक समय में कंपन होता है या यहाँ पे कंपन होता है तो उस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। तो परिभाषा भी इस तरह से है कि पृथ्वी के धरातल पर अचानक समय में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके शब्द के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे इसके कारण कि भूकंप की उत्पत्ति किस तरह से होती है, यानी पृथ्वी के धरातल पर कंपन किस तरह से होता है, उसके क्या कारण है, उसके संदर्भ में। इससे पहले मैं जो भूकंप शब्द से जो शब्द हैं कुछ छोटे छोटे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्मोलॉजी की। सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, यानी सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्मोलॉजी की। ये कुछ शब्द हैं जो हमने लिख लिए हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्मोलॉजी की। तो सिस्मोलॉजी उसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप याद कर लीजिए कि सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, कि विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, भूकंप का जिस विषय के अंदर अध्ययन किया जाता है उसी को सिस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरा, सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, तो भूकंप का जो भूकंप है उसका जो अनुमान लगाया जाता है, जिस यंत्र के द्वारा भूकंप का अनुमान लगाया जाता है, जब पता लगाया जाता है, उसी को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह यंत्र 2 या 3 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा है भूकंप केंद्र, यानी फोकस किसे कहते हैं। तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी जो स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति सबसे पहले होती है या भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है, उसी को भूकंप केंद्र कहते हैं। तो भूकंपीय केंद्र के बारे में हमने समझ लिया कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी सर्वप्रथम जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। चौथा है अधिकेंद्र किसे कहते हैं, यानी ये पृथ्वी का धरातल है, इसके नीचे ये परतें होती है इस तरह से। तो इसके नीचे ये एंथोस्फीयर यानी दूसरी परत है जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, यानी दुर्बलता मंडल के यहाँ से ही पृथ्वी की यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिसके संदर्भ में हम ये कारण है, इस कारण के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है इस स्थान से, तो इस स्थान को कह देते हैं भूकंप केंद्र, यानी फोकस कह देते हैं। और जब इस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होकर यहाँ से यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है, इसमें से तरंगे की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ से तरंगे निकलेंगी, भूकंप की उत्पत्ति होगी तो वो तरंगे हैं वो इस तरह से चारों तरफ फैलेंगी, और फैलने के कारण वो धरातल के ऊपर पहुंचने का प्रयास करेंगी। तो धरातल के ऊपर सबसे नजदीकी स्थान कौन सा है, ये स्थान है। तो यहाँ पे जो भूकंपीय तरंगे होते हैं, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में हम बात करेंगे आगे। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भूकंप है, धरातल के ऊपर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप पहुंचता है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी अधिकेंद्र किसे कहते हैं, भूकंप का धरातल के ऊपर वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम पहुंचते हैं, यानी सबसे पहले जहां पर अनुमान लगाया जाता है भूकंप का, उसी को अधिकेंद्र कहा जाता है। इसके आगे है समभूकंप रेखा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये मान लीजिए भूकंप केंद्र है, यानी यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, और हमने बात की कि जहां पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती है उसी को अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरंग है वो सबसे पहले एक स्थान पर पहुंचेगी, तो इसके साथ और भी तरंगे हैं वो एक ही समय में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती होंगी।
तो उसको कहा जाता है सह भूकंप रेखा। किंतु जो सम भूकंप रेखा है वो कहते हैं कि जहां जहां पर एक समान भूकंप के झटके अनुमान किए जाते हैं, यानी भूकंप आता है, मान लीजिए पृथ्वी की धरातल पर कई स्थानों पर भूकंप आता है, तो एक ही समय में कई स्थानों पर भूकंप आता है, झटके अनुमान किए जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है सह भूकंप यानी सम भूकंप रेखा। और सह भूकंप रेखा कहा जाता है कि जो धरातलीय तरंगे हैं वो एक ही यहां से उत्पत्ति हुई, मान लीजिए यहां से उत्पत्ति हुई और ये धरातल है, धरातल के ऊपर एक ही समय में ये तरंगे हैं वो एक ही समय के ऊपर यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है, यानी यहाँ पे उद्भव हो रहा है इन तरंगों का, तो उसको सह भूकंप रेखा कहा जाता है। इसके अलावा प्रभात है, जब भूकंपीय तरंगों का ये जैसे ये धरातल है इसके नीचे ये भूकंपीय रेखा है, ये धरातल के ऊपर झटका लगाती है, यानी इसके ऊपर टक्कर लगाएंगे ना, तो इसके भूकंपीय के तरंगों के कारण यानी भूकंपीय तरंगों का धरातल के ऊपर यानी दबाव लगाना ही प्रभात कहलाता है। जैसे ये कोई धरातल है, इसके नीचे यहाँ से भूकंपीय तरंगे हैं, ये धरातल के ऊपर इस तरह से दबाव लगाते हैं, यानी इसके टक्कर लगाती है, इस टक्कर लगाने को ही प्रभात कहा जाता है। यानी इस तरह से हमने बात कर ली है इनके कुछ शब्दों की, जिसको आशा करूंगा कि आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे अभी इनके कारण की कि भूकंप की उत्पत्ति किस कारण से होती है, क्या क्या कारण है जिन कारणों से भूकंप की उत्पत्ति होती है। इससे पहले मैं बात कर लूं कि सिस्मोग्राफी है, सिस्मोग्राफी की यंत्र है, इसमें कितने प्रकार के यंत्र होते हैं, तो उन यंत्र के संदर्भ में तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जिससे पहले हम बात कर लेते हैं कारण की कि भूकंप की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं, यानी किस कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप के अंदर सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी, जो भूकंप का सबसे प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, यानी जिसके वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो इसका हम एक अलग ही टॉपिक लेंगे, यानी इसको एक डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम इसमें कुछ समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी से भूकंप की उत्पत्ति किस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा धरातल है, यानी पृथ्वी का धरातल है, ये इसी के नीचे जैसे परतें हैं, यानी इस तरह से परतें हैं, और दूसरी परत है जो दुर्बल मंडल है, जो हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ी होगी उसके अंदर आपने देखा होगी पृथ्वी की संरचना किस तरह से है। तो ये धरातल के नीचे ही यानी 0 से 200 किलोमीटर के आसपास यह दूसरी परत पाई जाती है, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। यानी ये तरल होता है, इसके ऊपर जो प्लेटें होती हैं वो तैरती रहती है। हमने पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, अगर आपने पढ़ा हो तो, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से इस मंडल के ऊपर इस तरह से परतें होती हैं, प्लेटें होती हैं। वो प्लेटें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जैसे ये प्लेट है, ये इस स्थान से इस तरफ प्रवाहित होती है, और ये प्लेट इस स्थान से इस तरफ प्रवाहित होती है। जब ये प्रवाहित होती है तो ये प्लेटें आपस में टकराएंगी, और टकराने के कारण ये प्लेट जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के, यानी इनमें से दोनों प्लेटों में कोई ना कोई सी प्लेट तो भारी होगी, वो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, और वहां से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। यहाँ से लावा उत्पत्ति होती है और वो धरातल के ऊपर निकलने का प्रयास करते हैं इस तरह से, और वो निकलता है तो एक पर्वत के रूप में, या हम जिसे वलित पर्वत कहते हैं उस रूप में निकलता है। जब ये टक्कर लगती है और टक्कर लगने के कारण जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, जिस कारण से कंपन पैदा होता है, उसी कंपन को कहा जाता है भूकंप, जो हमने अभी बात की थी। तो भूकंप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के धरातल के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो जब ये आपस में टकरा रही हैं प्लेटें, और प्लेटों के टकराने के कारण जो कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो वो किस कारण से हो रहा है, ज्वालामुखी के कारण से हो रहा है। तो इस तरह का जो भूकंप है वो आया था 1883 में, कराकाटोआ जो द्वीप है वहां पे सबसे पहले भूकंप आया था, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी के कारण से ही वो उत्पत्ति हुआ था, यानी उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण से उत्पत्ति हुई थी। दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना। तो ये कारण किस तरह से हुआ, तो जैसे
किसी स्थान पर धूप या ताप पड़ रहा है तो ताप के कारण ये पृथ्वी का धरातल है तो इसमें फैला होगा, और यहाँ पे जब ठंड पड़ेगी तो ये सिकुड़न होगा, तो पृथ्वी के फैलने और सिकुड़ने से एक कंपन पैदा होगा। कंपन पैदा होगा तो दूसरा कारण हो जाएगा पृथ्वी का सिकुड़ना। तीसरा है प्रत्यास्थ संचलन सिद्धांत, यानी यह प्रत्यास्थ संचलन सिद्धांत किसे कहते हैं, तो यह सिद्धांत एच.एफ. रीड महोदय के द्वारा दिया गया था, जो एक महत्वपूर्ण है, जो भूकंप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो इसी सिद्धांत को पढ़ा जाता है, तो वो एच.एफ. रीड महोदय के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या कहते हैं एच.एफ. रीड महोदय कि जो पृथ्वी का धरातल है इसके ऊपर चट्टानें होती है इस तरह से, और वो चट्टानें होते हैं वो रबर की तरह लचीली होती है, और वो लचीली होने के कारण दोनों तरफ उनमें खिंचाव होता है, यानी इन चट्टानों में खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के कारण ये बढ़ती हैं, तो ये रबड़ की तरह होती हैं। जब इन दोनों तरफ में खिंचाव होता है तो ये एक रबड़ की तरह खींचेंगी, और खींचने के कारण एक सीमा तक ही खींचेंगी, और एक सीमा तक खींचने के कारण ये बीच में से टूट जाएंगी, और टूटने के कारण यहाँ पे एक स्थान बन जाएगा, और स्थान बनने के कारण जब रबड़ को, जैसे कोई रबड़ मान लीजिए ये जुटा हुआ है, अब जब इसको खींचेंगे तो एक सीमा तक ही खींचेगा, और खींचने के कारण ये टूट जाएगा, टूटने के कारण वो अपना स्थान दोबारा ग्रहण करेगा, तो दोबारा ग्रहण करेगा तो झटका लगेगा ना, तो उसी झटके को कहा जाता है भूकंप। यानी यहाँ पे भी किस तरह से लग रहा है, यानी प्रत्यास्थ संचलन सिद्धांत में एच.एफ. रीड महोदय कहते हैं कि जो चट्टानें होते हैं वो एक रबर की तरह लचीले होते हैं, और उनके खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होने के कारण वो टूटते हैं, टूटने के कारण वो अपना स्थान दोबारा ग्रहण करते हैं, और स्थान पर दोबारा आने के कारण, यानी खिंचाव तो इसमें धीरे धीरे होता है, लेकिन जब ये अपना स्थान पर दोबारा आते हैं तो एक अचानक समय में होती है, तो जिस कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो तीसरा कारण ये हो गया। इसके अलावा चौथा कारण है कि जलीय भार। तो जलीय भार के कारण से भूकंप की उत्पत्ति किस तरह से होती है, तो हम देखते हैं जैसे ये कोई भी पर्वत है, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति, यानी यहाँ से कोई भी नदी है वो प्रवाहित हो रही है, यानी जो नदियां हैं वो पर्वतीय भागों से निकल कर आती हैं, वहां से बर्फ के पिघलने के कारण वहां से जल होता है, और वह बह कर नदियां आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बहकर जा रही है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बांध बना दिया गया है, तो बांध बना दिए जाने के कारण जो जल है उसको एकत्रित किया जाता है, और बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, जिस बांध के अंदर एक बहुत सारे पानी को एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने के कारण जब यहाँ पे बहुत सारा पानी एकत्रित हो जाएगा, कई हजारों लीटर पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके नीचे जो प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें होती हैं वो इस तरह से होती हैं, जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये प्लेटें आपस में खिसकेंगी। जब कोई भी चीज है, जैसे कोई भी गाड़ी है उसमें हम माल लाते हैं, तो जैसे उसमें माल भरेंगे तो धीरे धीरे वो नीचे बैठने लग जाएगी ना, तो उसी तरह से अगर हम इसमें पानी ज्यादा यानी सीमा से ज्यादा भर जाएगा तो वो निचली प्लेटों के ऊपर दबाव डालेगा, दबाव डालने के कारण जो निचली प्लेटें हैं वो खिसकेंगी, और खिसकने के कारण जो भूकंप है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो चौथा कारण हमने पढ़ लिया जलीय भार। जो भारत का कोयना बांध है वो इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जो 1967 में आया था। यानी इससे जैसे हमने जलीय भार पढ़ा है कि बांध बनाने के कारण ये प्लेटें इस तरह से खिसकती हैं, तो इसी तरह का जो भूकंप आया था वो 1967 में आया था, जो भारत का कोयना बांध है वहां पे आया था। इसके अलावा जो पांचवा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि प्लेटें ये होती हैं, और ये प्लेटें कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसे कहते हैं, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत एक विद्वान के द्वारा दिया गया था, जिसमें 3 प्रकार की प्लेटें होते हैं। उन प्लेटों के संदर्भ में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जिसमें 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। इन 3 प्रकार के प्लेट किनारे होते हैं। एक होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा, और तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारा। तो ये किस प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले बात करें रचनात्मक प्लेट किनारा किस कहते हैं।
तो जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें, इस तरह की दो प्लेटें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। प्लेटें किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के जो धरातल के नीचे हमने पढ़ा था अभी ध्रुवल मंडल, इसके ऊपर ये कठोर प्रकार की चट्टानें होते हैं, जो प्लेटें होती हैं वो होती हैं, वो जो ध्रुवलता मंडल है उसी के ऊपर तैरती रहती है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई एक प्लेट है, यानी मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है पूरी। जब यह प्लेट किसी भी कारणवश, यानी इसमें बल पैदा होने के कारण जब ये बीच में से टूटती है, तो ये जब ये बीच में से टूटेंगी तो इसमें से एक गति इस तरफ होगी और एक तरफ गति इस तरह से होगी। जैसे ये एक प्लेट है, हमने पढ़ रहे हैं रचनात्मक प्लेट किनारा किसे कहते हैं, जिसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में 3 प्रकार के प्लेट किनारे होते हैं, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं रचनात्मक प्लेट किनारा। तो वो है, मान लीजिए एक प्लेट किनारा है, यानी एक प्लेट है पूरी और वो बीच में से टूटती है, यानी कोई भी कारणवश इनमें तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा होने के कारण ये विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं। जब गति करती है तो ये बीच में से टूटेगी और टूटने के कारण यहाँ पे जैसे ये प्लेट टूट गई तो एक प्लेट इस तरह से हो जाएगी और एक प्लेट इस तरह से हो जाएगी और ये बीच में है वो खाली जगह रह जाएगी। तो जब ये प्लेटें दूसरी जगह पर जाएंगी तो इनके बीच के अंदर जगह रहेगी, तो इसके जो पृथ्वी के नीचे जो मलबा होता है, जो लावा होता है, वो यहाँ पे आकर इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे नई भूमि की रचना होगी। यानी जब यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करेगा, जब लावा यहाँ पे आकर इकट्ठा होगा और यहाँ पे एक नई भूमि की रचना होगी, तो उसी का हम क्या कहेंगे, हम एक नई भूमि कहेंगे। तो उसी के आधार पर इसे रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, जो हमने बात की, या इसे अभिसरण भी कहते हैं। और दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, जब इनमें आपस में आती हैं, ये जैसे ये प्लेटें तो आपस में विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, लेकिन ये प्लेटें आपस में आती हैं और आने के कारण ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो ये प्लेट होती है भारी और ये प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और इसके नीचे जाने के कारण यहाँ पे जो ये है पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलता है और बाहर निकलने के कारण ये एक पर्वत के रूप में या इससे गैस से वगैरह सब कुछ निकलते हैं और उसी को कहा जाता है यहाँ पे जो पर्वत निकल के यहाँ पे जो प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने के कारण यहाँ पे जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस तरह से दूसरा होगा, यानी यहाँ पे एक प्लेट का नुकसान हो रहा है ना, जब मान लीजिए दोनों प्लेटें आपस में आ रही हैं और टकरा रही हैं तो एक प्लेट का नुकसान हो रहा है। कौन सी का? भारी प्लेट का, जो हल्की प्लेट के नीचे जा रही है। जब ये हल्की प्लेट के नीचे जा रही है तो यहाँ पे ये पिघलेगी और पिघलने के कारण ये बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे एक प्लेट का नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे विनाशात्मक, यानी यहाँ पे विनाश होगा, आसपास की जगह पर यहाँ पे विनाश होगा ना, तो इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। जैसे मान लीजिए दो प्लेट किनारे हैं इस तरह से, तो वो दो प्लेट किनारे, यानी ये एक प्लेट किनारा इस तरह से जा रहा है और एक प्लेट किनारा इधर गति कर रहा है, तो ये दोनों विपरीत गति कर रहे हैं, किंतु ये आपस में रगड़न खा कर ही जा रहे हैं, यानी एक पास से गुजर रहे हैं, ना नुकसान कर रहे हैं और ना नई भूमि की वो कर रहे हैं, इसलिए इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। तो हमने 3 प्लेट किनारों की बात की है, जिसमें एक बात की है हमने रचनात्मक प्लेट किनारा, जो विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे नई भूमि की होती है, तो यहाँ पे टूटेगा तो भूकंप की उत्पत्ति होगी ना, तो एक मान लीजिए ये कारण हो गया। दूसरा विनाशात्मक प्लेट किनारा या विसरण, जिसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं, यानी इसकी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी के कारण से होती है। जब हम ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी की सबसे ज्यादा बातें होंगी। इसके बाद जो संरक्षित प्लेट किनारा है वो इस तरह से, तो हमने बात कर ली है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, इस तरह से भूकंप आते हैं। तो ये जब ये किस तरह टूटेगा तो टूटने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होगी, यानी इसमें तनाव पैदा होगा। और इसके अलावा दूसरा है जब आपस में प्लेट टकराएंगी तो भूकंप की उत्पत्ति होगी। और एक तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारा, तो ये आपस में रगड़न खाकर निकलते हैं, इस कारण से भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो ये हमने 5 कारण पढ़ लिए हैं जो मोटे मोटे रूप से होते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण है वो है कि सागरीय तटीय भाग का टूटना। जैसे कोई भी सागर है, जब उनमें सागरीय लहरें आकर टकराती हैं तो उनके कारण जो सागर का तट है वो टूटकर नीचे गिरता है और गिरने के कारण एक भूकंप आता है, यानी एक जोर से झटका लगेगा आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए उसे भी भूकंप
कहते हैं। दूसरा है ग्लेशियर पर्वतीय भाग से टूटना। ग्लेशियर किसे कहते हैं कि पर्वतीय भाग पर जो बर्फ का टुकड़ा होता है बहुत बड़ा, वो पर्वतीय भाग से नीचे गिरता है तो उस गिरने के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। कोई भी चीज है, भारी चीज जब ऊपर से नीचे पड़ गिरती है तो एक कंपन पैदा होगा ना, तो उसे ग्लेशियर का पर्वतीय भाग से नीचे गिरना भी एक भूकंप का कारण है। तीसरा है अणु बम्बों का विस्फोट या परीक्षणों के कारण। जैसे कोई भी अणु बम है, उनका विस्फोट किया जाता है, विस्फोट के कारण एक भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूचाल आता है, एक वो हो गया। और दूसरा परीक्षण के कारण, जैसे कोई भी वैज्ञानिक है वो बम वगैरह का परीक्षण करते हैं, किसी चीज का परीक्षण करते हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होती है इस कारण से। तो हमने ये 3-4 चीजें पढ़ लिया है, यानी 3-4 कारण पढ़ लिए हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगे किसे कहते हैं? भूकंपीय तरंगे उसे कहते हैं कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होने के कारण जब भी तरंगे निकलती हैं, जैसे मान लीजिए जब पृथ्वी के धरातल के नीचे ये दुर्बलता मंडल है और ये है पृथ्वी का धरातल यानी स्थल मंडल, तो यहाँ से जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, कारण क्या भी हमने बात कर ली है कि किस कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। उस कारण में सबसे पहले है ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस तरह से होती है। वहां से जैसे मान लीजिए जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो यहाँ पे एक तरंग निकलती है, यानी तरंगे निकलती है इस स्थान से, जिसे हमने बात की थी भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी फोकस। जब यहाँ से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं तो ये चारों तरफ फैलती हैं। जब ये सबसे पहले जिस स्थान पर जाती है, यानी पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर, स्थल मंडल के ऊपर जिस स्थान पर निकलती है उसे हमने अभी बात की थी कि आंधी केंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, तो यहाँ से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है और वो स्थान इस स्थान पर आकर निकलती है, इसे कहते हैं भूकंपीय तरंगे। और भूकंपीय तरंगे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें पहली है प्राथमिक तरंगे। अब इसकी क्या विशेषता है प्राथमिक तरंगों की? तो जब इस भूकंप की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पे जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं उनमें सभी का टाइम या टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है और उन्हीं टाइमिंग के आधार पर इन तरंगों को विभाजित किया गया है, यानी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है प्राथमिक तरंगे, दूसरी है द्वितीयक तरंगे या एस लहरें, और तीसरी है धरातलीय तरंगे या एल लहरें। ये धरातलीय तरंगे हैं, ये धरातल के ऊपर ही उत्पन्न होती है और धरातल के ऊपर ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सब जो मैन है जो धरातल के नीचे उत्पन्न होती है वो होती है 2 प्रकार की तरंगे, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक तरंगों की। जैसे ये स्थान है, यहाँ पे सबसे पहले जो इस तरंग की उत्पत्ति होगी उस तरंग का नाम है प्राथमिक तरंगे, यानी सबसे पहले जिस तरंग का नाम लिखे उसी तरंग की यहाँ पे सबसे पहले उत्पत्ति होती है। तो ये जो हमने आदि केंद्र की बात की थी, वो आदि केंद्र जिस तरंग के बारे में कहेंगे वो प्राथमिक तरंगे हैं जो आदि केंद्र का निर्माण करते हैं, यानी सबसे पहले धरातल के ऊपर यही तरंगे पूछते हैं और इसे पी लहर भी कहते हैं, यानी प्राइमरी तरंगे भी कहते हैं, इसलिए इसे पी लहर भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होते हैं, यानी ध्वनि तरंग जैसे सॉन्ग वगैरह बजाते हैं तो वहां पे ध्वनि की उत्पत्ति होती है ना, और वो प्रवाहित होती है, जिसी तरह से इसकी भी गति उसी तरह की होती है, यानी ध्वनि तरंगों के समान ही होती है, ध्वनि तरंगों की तरह होती है। इनकी गति कितनी होती है? तो इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 8 किलोमीटर 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर निकल चुकी होती है। इसके अलावा ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था से गुजरती है। जैसे धरातल के नीचे स्थान है, तो धरातल के नीचे हमने पृथ्वी की संरचना की बात की थी, तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न प्रकार की है, जिसमें से जिस स्थान पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं हैं वहां पे ये तरंगे निकल जाएंगी, यानी कहीं पे भी नहीं रुकेंगी। इसके अलावा इनसे जो गति है वो बहुत कम होती है। जैसे यहाँ से इस तरंग की उत्पत्ति हो रही है, मान लीजिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे कठोर भाग है, यहाँ पे गैसीय भाग है और यहाँ पे द्रव भाग है, तो ये तीनों अवस्थाओं से यह तरंगे निकल जाती हैं, यानी पार हो जाती हैं, और ये पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं से एक तुरंत समय में, यानी एक जल्दी या एक कम समय में पहुंचते हैं, जिस कारण से इसे प्राथमिक तरंगे कहते हैं, यानी प्रथम तरंग यही पहुंचते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी तरंगे कहते हैं।
और इनसे सतही बहुत कम किस तरह से होती है कि जब ये जाते हैं तो ये बीच में कोई प्रकार का नुकसान नहीं, जल्दी निकलती है, इसलिए इनसे कोई प्रकार का नुकसान नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि इसे प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, या इनमें द्रवणीय तरंगों की तरह होती है ये तरंगे, और गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठोस द्रव और तीनों अवस्थाओं से गुजरती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं वो तीनों अवस्थाओं से गुजर जाती हैं, वो प्राथमिक तरंगे हैं, और इनसे सतही है यानी नुकसान है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा दूसरी तरंगे हैं जिसे द्वितीय तरंगे कहते हैं या एस तरंगे भी कहते हैं, यानी इसे एस तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, यानी ये तरंगे होते हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होते हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं अरे रुक जा रे, यानी ये तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, और इनकी गति है वो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो द्वितीयक लहर है ये केवल ठोस अवस्था से गुजरती है, जिसे हमने अभी बात की थी कि ये प्राथमिक तरंगे तीनों अवस्थाओं से गुजर जाती है। इसी तरह से जो द्वितीयक तरंगे होती हैं वो सिर्फ केवल ठोस अवस्था से गुजरती हैं, या तरल अवस्था आने पर या गैसीय अवस्था आने पर वो नष्ट हो जाती है। यानी ये द्वितीयक तरंगे वो केवल ठोस अवस्था से गुजरती हैं, और इसकी जो गति है वो हमने बात ही कर ली 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इनसे जो नुकसान होता है वो कम होता है, यानी मध्यम होता है, यानी औसत सतही होती है। इससे जो तीसरी तरंगे होते हैं वो धरातलीय तरंगे होते हैं। ये तरंगे होते हैं वो सबसे नुकसानदायी तरंगे होते हैं, इनकी गति भी सबसे कम होती है, और इनसे जो नुकसान होता है वो सर्वाधिक होता है। किस तरह से होते हैं बात करते हैं। तो जो धरातलीय तरंगे होते हैं उसे एल तरंगे कहते हैं, यानी लव तरंगे, लव द्वारा इनकी उत्पत्ति की गई थी, और इनकी गति है वो 1.5 किलोमीटर होती है, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर होते हैं, और इनसे नुकसान होता है वो सर्वाधिक होता है। यानी ये तरंगे तीनों अवस्था से गुजर जाते हैं, इन धरातल के ऊपर ही रहती हैं, ये धरातल के नीचे नहीं उत्पत्ति होती है, जिस कारण से धरातल के ऊपर चलने के कारण ये सर्वाधिक नुकसान, जैसे हम सुनते हैं कि भूकंप से नुकसान वगैरह हुआ, वो इन्हीं तरंगों के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमने इन तरंगों की बात कर ली है, और अब इन तरंगों की जो किस यंत्र के द्वारा इस तरंगों को मापा जाता है, यानी इसका अनुमान किस तरंगों यंत्र के द्वारा माना जाता है, हम उस संदर्भ में बात करते हैं। तो वो यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, हम उन यंत्र के संदर्भ में बात करते हैं, जिसमें एक है दो प्रकार के यंत्र होते हैं, जिसमें एक यंत्र है जिसे रिएक्टर स्केल, और दूसरे का नाम है मार्केली स्केल। अब इन दोनों में क्या अंतर है, हमने 2 प्रकार की स्केल तो लिख लिया है, लेकिन इसमें अंतर क्या है। तो इसमें अंतर है रिएक्टर स्केल, जो ये है ये सर्वाधिक जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है जब भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो सबसे यानी सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। जो ये दोनों ही स्केल हैं वो विद्वानों के द्वारा ही, यानी विद्वानों के नाम है उनके आधार पर दिए गए। तो इसकी जो रिएक्टर स्केल है इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, यानी इसका उपयोग सर्वाधिक उपयोग रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। इसकी जो मापनी होती है वो 1 से लेकर 10 तक होती है। जो स्केल होता है वो 12 सेमी का होता है, जिसमें से इस तरह से एक तो इस तरह से होती है उसमें, तो इसमें भी इस तरह से 10 होते हैं। जो ये एक है इसके मध्य की दूरी है वो 10 तक की होती है, यानी 10 गुना से अधिक होता है। जब 1 से गुणा 10 करेंगे तो 10 हो जाएगा ना, तो इसी तरह से 1 से लेकर यहाँ तक की 10 गुना अधिक होता है। और इसके आगे होता है यानी 2 से गुणा 10, इस तरह से, यानी 20 अधिक, यानी इस तरह से होता है। यानी एक में 10 का अंतर होता है और दूसरे में 20 का। तो इस तरह से इनके मध्य की दूरी होती है वो सर्वप्रथम पहले की होती है 10 से और दूसरे के होते हैं 20। तो इसी तरह से सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है वो रिएक्टर है, इसमें मापनी होती है 1 से 10 तक होती है। और मर्केली है, इसका उपयोग जब ये भूकंपीय झटके लगाता है, वो झटके लगाने के कारण इसी यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो मापनी होती है वो 1 से 12 तक होती है।
यानी इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो इस तरह से हमने भूकंप के बारे में पढ़ा है और हम बात करेंगे अगले वीडियो में विश्व वितरण के संदर्भ में। इस वीडियो में बनाएंगे तो यह वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, जिसका